हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की मैगजीन एलआईसी सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और साइंस रिपोर्टर मैगजीन अक्टूबर 2022 की आप यहां पर लिखा हुआ देख सकते हो। ये आप लोगों के सामने है और इसका ये कवर पेज है। इस पर लिखा हुआ है फ्लाइंग कार्स, लेकिन ज़्यादा इसके बारे में दिया नहीं है, और दिया भी होगा तो उतना पढ़ेंगे जितना काम का है। लेकिन बाकी के कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि हमारे काम के यहाँ पर हो जाते हैं, उनको देखना काफ़ी ज़रूरी है। आप देख सकते हो यहाँ भी लिखे हुए हैं और इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम इनको डिटेल में देखने ही वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। पीडीएफ की बात करें तो इसकी जो पीपीटी वाली पीडीएफ है, दोनों की दोनों आपको फ्री ऑफ कोर्स इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपको जो है वो ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हासिल करनी पड़ेगी। उसकी कीमत 10 रुपीज़ है। वो कैसे परचेज़ करनी है उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब चलते हैं आर्टिकल्स की तरफ, और सबसे पहले यहाँ पर एडिटोरियल की जो है वो बात यहाँ पर कर लेते हैं। एडिटोरियल दिया गया था और एडिटोरियल में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई, और इसमें लिखा हुआ है कि इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में आप जानते हैं, जो कि घर के अंदर बेसिकली देखने के लिए मिलता है। ये आपका ज़्यादातर जो है वो पुअर हाउस होल्ड्स के अंदर में जो कुकिंग स्टोव होते हैं, ओके, एलपीजी पर नहीं बना रहे हैं, लकड़ी वगैरह जला रहे हैं, तो वहाँ से निकलता है। और कुछ जो रूरल एरिया में लोग या अर्बन एरिया में टोबैको का यूज़ यहाँ पर करते हैं, तो उससे भी इंडोर पोल्यूशन जो है वो यहाँ पर होता है। और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डेथ जो है वो देखने के लिए मिलती है, इंडिया में भी और पूरी दुनिया में भी। इसके कुछ और सोर्सेज भी होते हैं, जैसे दो सोर्स तो ये हो गए, बर्निंग ऑफ इनएफिशिएंट स्टोव्स और साथ ही साथ टोबैको प्रोडक्ट। इसके अलावा कुछ और सोर्स हैं लाइक बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह से जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पर निकलते हैं, वो भी कह सकते हैं कि पॉल्यूशन का एक सोर्स हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, कारपेट वगैरह है या फिर एस्बेस्टोस कंटेनिंग इंसुलेशन हो सकता है, हाउस होल्ड क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिनमें से खुशबू आती है, लेकिन वो वाकई में खुशबू नहीं होती, वो एक तरीके से पॉल्यूशन ही यहाँ पर होता है। इसके अलावा कुछ पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो सकते हैं, ओके, सेंट्रल हीटिंग, ओके, इन सब चीज़ों की वजह से कुछ आपके पोल्यूशन के सोर्सेज जो हैं वो निकल करके आते हैं, स्पेशली इंडोर पोल्यूशन के। इससे काफ़ी ज़्यादा डेथ होती है। WHO के हिसाब से देखें 2020 में लगभग 3.2 मिलियन डेथ जो हैं वो इंडोर हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन कह सकते हो या इंडोर एयर पोल्यूशन कह सकते हो, ये हुई। इसमें से लगभग 2,37,000 बच्चे थे जो कि 5 साल से कम की उम्र के थे। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा देर तक इंडोर एयर पोल्यूशन के कब्जे में रहते हो तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक हार्ट स्ट्रोक वगैरह है या हार्ट डिजीज़ हैं, क्रोनिक डिजीज़ हैं, ये सब होने का खतरा बढ़ जाता है। लंग कैंसर का भी खतरा जो है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। और कोविड-19 के दौरान हमने देखा कि फेफड़े जो हैं वो कितने ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो अब जो रिसर्चर्स हैं लाइक मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री के रिसर्चर्स हैं, यूएसए डेनमार्क के साथ में मिलकर के इन्होंने ये फाउंड किया है कि ह्यूमंस टू कुड बी पोटेंशियली पोल्यूटिंग द इंडोर एयर विथ केमिकल्स रिलीज फ्रॉम देयर ब्रेथ एंड स्किन। ह्यूमंस की खुद की स्किन से, उसकी सांसों से भी केमिकल्स जो हैं वो निकलते हैं, वो इंडोर एयर पोल्यूशन का एक कारण हो सकते हैं। ओके, तो ये सीधी सी स्टडी यहाँ पर छपी, बस पॉइंट है, याद रख लो। ओके, अब इसमें यह भी पता लगा कि जैसे ये केमिकल्स हैं, ओके, तो ये जो केमिकल्स यहाँ पर ह्यूमन की ब्रेथ और स्किन से निकल रहे हैं, ये इंडोर पोल्यूशन का कारण है, आउटडोर पोल्यूशन का कारण नहीं है। तो आउटडोर का कारण क्यों नहीं है? क्योंकि आउटडोर में जो है, जब ह्यूमंस के अंदर से केमिकल्स निकलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सूरज की जो यूवी रेज होती हैं उनके संपर्क में आते हैं और OH रेडिकल्स बनाते हैं, जिसकी वजह से वो केमिकल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उन केमिकल्स की क्लीनिंग हो जाती है। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर के अंदर में डिटर्जेंट का काम यहाँ पर करते हैं कौन? हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स। ओके, तो ये बेसिकली इसको हम केमिकल ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कह सकते हो, या बारिश में वो केमिकल्स जो हैं वो केमिकल प्रोसेस के ज़रिए जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। कुल मिला के आपको इतना याद रखना है, देयर समथिंग कॉल्ड हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, जो कि आउटडोर में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इंडोर में जो है वो आपको पता है, ना तो रेन होती ना ही यूवी रेज होती। तो OH का जो कंसंट्रेशन है, OH रेडिकल जो हैं उनका कंसंट्रेशन जो है वो इंडोर में काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से केमिकल के पोल्यूटेंट जो हैं वो ख़त्म नहीं हो पाते और इंडोर्स में यहाँ पर रहते हैं। लेकिन अभी फिर और रिसर्चर्स ने इसके ऊपर और डिस्कवरी की। उन्होंने बताया कि जैसे बाहर आप हो, आउटडोर हो, तो यूवी रेज जो हैं वो अपना केमिकल ऑक्सीडेशन का काम कर रही हैं। ऐसे ही जब आप घर के अंदर होते हो तो ओजोन जो है वो आपका सेम काम जो है वो प्ले करती है, वो OH कंसंट्रेशन लेवल को जो है वो बढ़ा देती है और ऐसा कर देती है जैसा कि बाहर के मौसम में होता, जिसकी वजह से जो है वो केमिकल्स धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहे हैं। यानी कि इंडोर एयर पोल्यूशन जो है वो ड्यू टू द ह्यूमन ब्रीथिंग एंड स्किन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ये सब चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो अभी भी उनके आंसर नहीं दिए जा सकते, बट हमें इतना ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये भी मैंने आपको काफ़ी कुछ समझा दिया।
बट जितना याद रहे उतना याद रखो। हाइड्रोक्सिल OH रेडिकल्स के बारे में याद रखो, और ये भी याद रखो कि ये भी कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है कि यूवी रेज और हमारे केमिकल्स मिलकर के कुछ ऐसा डिटर्जेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर का काम करते हैं, और इंडोर एयर पोल्यूशन का एक कारण जो है वो ये भी निकल करके आता है। आगे चलते हैं, और अगला जो आर्टिकल है वो आपको बताता है एनिमल्स के बारे में। क्या एनिमल्स भी डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं? आपको पता है कि डेमोक्रेसी एक फीचर है जिसमें एक जो बंदा है वो डिसीजन नहीं लेता, ओके, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर में यहाँ पर की जाती है। तो ऐसी ही क्या पावर एनिमल्स के पास भी है? तो ये स्टडी ये बताती है कि जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की पावर है वो एनिमल्स के पास भी होती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, लाइक हनी बी के तो बारे में आपने सुना भी होगा, इनकी एक रानी होती है, क्वीन, ओके, और डिसीजंस जो है वो रानी नहीं लेती, इनके जो बेसिकली और वर्कर्स होते हैं जिनको स्काउट्स कहते हैं, और वो लोग यहाँ पर डिसीजन लेते हैं। क्या किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर काम के लिए बन रहा है? नहीं, ना हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा ना कुछ, लेकिन फिर भी ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से एनिमल्स, ऐसे बनाने को तो कुछ भी बना दो, ओके, कि कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं, बट कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का हो। ऐसे ही रेड डियर हैं, उसके अंदर में जब तक 60% पॉपुलेशन जो है कहीं हिलने के लिए और जो है वो वोट नहीं कर देती, तब तक पॉपुलेशन कहीं भी नहीं जाएगी, एक ही जगह पर टिकी रहेगी, ओके। तो जहाँ पर भी आपको वोटिंग का सिस्टम दिखे, समझ जाइए कि डेमोक्रेसी प्रीफर यहाँ पर हो रही है। आप देखो चिंपैंजी वगैरह के अंदर में फीमेल डिसीजन लिया जाता है, अफ्रीकन बुफेलोज भी करते हैं, पीजन्स भी यहाँ पर करते हैं। अगले डेस्टिनेशन पर जाना है तो वोटिंग होगी पहले, ओके, अब वो कैसे भी हो सकती है उसमें हमें नहीं जाना, ओके। कॉकरोचेज हैं तो वो भी करते हैं। तो ये सब दिया गया है, इधर मज़े की चीज़ें हैं, इग्नोर मारो। ये आर्टिकल काम का आ जाता है, लिखा हुआ है इंडिजीनियस राइस वेराइटीज़ ऑफ कोरापुट एड्रेस फूड सिक्योरिटी, ओके। तो आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज वगैरह यहाँ पर हो रहा है, बहुत सारे जो एबायोटिक स्ट्रेस हैं, लाइक ड्रॉट हैं, फ्लड हैं, सैलिनिटी है, ये सब जो हैं वो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को लगातार यहाँ पर कम कर रहे हैं। हमारी एग्रीकल्चर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मानसून रेन पर डिपेंड है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मानसून की वेरिएबिलिटी है वो भी तेज़ हो गई है, यानी मानसून के अंदर में हमें उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, हमें इसको रोकने की ज़रूरत है। तो इसको रोकने के लिए हम ऐसी राइस वेराइटीज़ डेवलप कर सकते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज में खड़ी रहें, ओके, मतलब उन पर क्लाइमेट चेंज का प्रभाव ना पड़े। तो ऐसी जितनी भी वेराइटीज़ बनेंगी उनको कहेंगे क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट वेराइटीज़, ओके। तो ये चीज़ें निकल करके आती हैं। इसमें कुछ वेराइटीज़ के नाम दिए गए हैं, याद रखना, जैसे काला जीरा वेराइटी है, या आपका मच्छकांता है, या फिर हल्दी कुड़ी है, ओके। तो ये सब कुछ वेराइटीज़ हैं जो कि ट्रेडिशनल राइस की वेराइटीज़ हैं, और बेसिकली वेराइटीज़ को आप लैंड रेसेस भी कह सकते हो, ओके। और इनको जो है ये ड्रॉट से, मतलब ड्रॉट लाइक कंडीशन होंगी तब भी इनको कुछ नहीं होगा, अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी मिलेगी। सैलिनिटी होगी तब भी ये वेराइटीज़ खड़ी रहेंगी, और अगर स्ट्रेस कोई भी आया, लाइक फ्लड वगैरह आई, तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी क्लाइमेट चेंज से लड़ने में, फूड सिक्योरिटी हासिल करने में, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हासिल करने में ये हमारी मदद कर सकती हैं। अब राइस आपको पता है कि एक इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है, स्टेपल क्रॉप है इंडिया के अंदर में, और बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। और उड़ीसा के अंदर में जो कोरापुट रीजन है वो इसमें काफ़ी फेमस है, ओके। उड़ीसा के अंदर लगभग 40% एरिया पर पैडी की कल्टीवेशन की जाती है। लगभग 100 से 130 के करीब वेराइटीज़ लोकल ट्राइबल पॉकेट्स जो हैं वो यहाँ पर फॉलो करती हैं। तो याद रखना कि कोरापुट जो रीजन है वो किस लिए फेमस है, क्योंकि वहाँ पर राइस की कल्टीवेशन यहाँ पर की जाती है, और एक स्पेशल तरीके का राइस भी वहाँ पर जो है वो देखने के लिए मिलता है। कोरापुट रीजन को हम एशिया के कल्टीवेटेड राइस का सेंटर यहाँ पर कहते हैं, ओके। तो ये पॉइंट भी याद रखना कि क्यों कोरापुट रीजन जो है वो फेमस यहाँ पर है। तो ये जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ हैं ये इनमें आप देखो कि यील्ड तो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन क्लाइमेट कंडीशन के कारण अच्छी खासी यील्ड देखने के लिए भी मिल जाती है। मतलब अगर ये वैरायटीज़ ना होती तो इतनी भी देखने के लिए नहीं मिलती। तो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को ख़त्म करने के लिए, फूड सिक्योरिटी हासिल करने के लिए, ट्राइबल कम्युनिटीज़ की लाइवलीहुड सपोर्ट के लिए ये वैरायटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती हैं। तो रेन फेड एरिया में बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर ज़्यादातर फसल जो है वो बारिश पर डिपेंड है, या कुछ और जो मल्टीपल स्ट्रेसेस हैं उनसे बचने के लिए ये जो 3 वैरायटीज़ मैंने आपको बताई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें फोटोसिंथेटिक रेट भी काफ़ी अच्छा है, ओके, फोटोसिंथेटिक रेट अच्छा है। कुछ में फोटोकेमिकल एफिशिएंसी अच्छी है, कुछ में लीफ का वाटर कंटेंट अच्छा है, मतलब ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ड्रॉट लाइट कंडीशन में भी आपकी सर्वाइव यहाँ पर कर सकती हैं। इसमें आपकी काला ज़ीरा के बारे में बताया गया है, ये मोस्ट पॉपुलर एरोमेटिक वेराइटी है।
मतलब इसमें अलग खुशबू भी यहाँ पर होती है। ओके, ब्लैक हस्क होता है, काला जीरा नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जीरे के जैसा लगता है। ओके, जीरा तो देखा होगा ना, ओके, मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो उस जैसा यहाँ पर लगता है, लेकिन होता चावल यहाँ पर है। ओके, स्ट्रॉन्ग एरोमा होती है, कुकिंग क्वालिटी भी बेहतर यहाँ पर होती है। ऐसे ही दूसरा है जिसका नाम है मछाकांता। ओके, ये भी एक फाइन ग्रेन की वेराइटी है और गैस्ट्रोनॉमिक क्वालिटी है। और इसी तरीके से आपकी एक और मिलेगी, दैट इज़ कॉल्ड द हलादी गुड़ी। ओके, तो ये जो है वो बेसिकली ओल्डेस्ट वैरायटी है जो कि रीजन वगैरह में यहाँ पर उगाई जाती है। तो ये तीनों वैरायटीज़ स्पेशली जो हैं वो आपका उड़ीसा का जो रीजन है, कोरापुट रीजन, वहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हमारी मदद करेंगी। तो कोरापुट की जितनी भी वैरायटीज़ हैं उनको सबको बढ़ावा देने के लिए ICAR के अंदर में अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, लाइक कटक वगैरह के इंस्टीट्यूशन, वो सब लोग इसको मदद कर रहे हैं, इसकी जेनेटिक वैरायटीज़ जो हैं वो तैयार कर रहे हैं, ताकि और जो लोग हैं वो भी इसको उगाएं और क्लाइमेट चेंज से एडेप्ट यहाँ पर हो सकें। ओके, तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि इनकी फिर आप देखो कि स्क्रीनिंग वगैरह भी की जा रही है, बट इतना ज़रूरी नहीं, आप जस्ट याद रखो कि हाँ, इस तरीके की कुछ वैरायटीज़ मौजूद हैं। इसी तरीके की और वैरायटीज़ डेवलप की जा रही हैं, जैसे कि ये 3 वैरायटीज़ के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो नाम को एक बार निगाह में निकालो। ओके, पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, जैसे ये लिखा हुआ है पांडा कागुरा। ओके, ये लिखा हुआ है मुगुडी, और ऐसे ही एक और है। ये वैरायटीज़ के नाम यहाँ पर याद रखो। तो ड्रोट वगैरह आएंगे तो इन वैरायटीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी फसल को जो है वो अच्छे से उगा पाओगे। तो ये पॉइंट जो हैं वो आपको यहाँ पर थोड़े से याद रखने हैं। फिर इनके ऊपर रिसर्च हुई है, और रिसर्च होने के बाद आप देखो कि 1-2 वैरायटी के नाम और लिखे हुए हैं, बट इतनी वैरायटीज़ के नाम आपको याद नहीं रखने, जस्ट कोरापुट रीजन का नाम याद रखो, सफिशिएंट है। इसके अलावा इनमें न्यूट्रिशन क्वांटिटी तो होंगी, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी दोनों ही हासिल करने के ऊपर फोकस किया जाएगा, और इसको कमर्शियली पॉपुलराइज्ड भी यहाँ पर किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स इसको उगाएं, इस चीज़ पर भी फोकस लगातार जो है वो किया जा रहा है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा सारे के सारे। इसके बाद आगे चलते हैं, और अगला आर्टिकल जो है आपको बताता है चंबल रेवाइंस के बारे में। ओके, तो आपको पता है कि चंबल घाटी के अंदर में और जो आप देखो कि बहुत अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनमें से इम्पोर्टेंट आपके बेसिकली रेवाइंस भी हो जाते हैं, और गली इरोजन की अगर हम बात करें तो वो भी हो जाते हैं। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। दुनिया भर में जो सोइल इरोज़न है या गली इरोज़न है, उसकी वजह से बहुत सारे एनवायरमेंटल डिज़ास्टर्स भी आए हैं, क्योंकि ये बहुत ही वल्नरेबल फिनोमिना होते हैं। थोड़ा सा चेंज यहाँ पर हुआ अर्थ के अंदर में, तो ये सिस्टम जो हैं वो पूरी तरीके से हिल जाते हैं, जो कि एक नेचुरल डिज़ास्टर का कारण यहाँ पर बन जाते हैं। बहुत सारी कम्युनिटीज़ इससे इम्पैक्ट होती हैं, बहुत सारा नुकसान भी इसके अंदर में यहाँ पर होता है। आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनमें भी काफ़ी नुकसान देखने के लिए। मध्य प्रदेश के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको मोरेना, और ये भी इस तरीके की ही डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर इस तरीके के जो कह सकते हैं कि इरोजन पैटर्न्स के कारण बहुत सारे रेवाइंस यहाँ पर बने हैं, जो कि लाइफ को थ्रेटन यहाँ पर कर रहे हैं लोगों की। ओके, तो ये चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगी, और स्पेशली जो चंबल रीजन इस डिस्ट्रिक्ट के आसपास है, वहाँ पर रेवाइन फॉर्मेशन के कारण में बहुत ही कह सकते हैं कि वल्नरेबल सिचुएशंस यहाँ पर हो गई हैं, और काफ़ी नुकसान होता है, फिजिकल भी, सोशल भी और इकोनॉमिक भी। ओके, तो ये चीज़ें। अब यहाँ 2 विलेजेस के नाम दिए गए हैं, ये रहे खेड़ा दिगवार है या फिर दिगवार विलेजेस हैं। ओके, तो इन सब में भी काफ़ी नुकसान होगा ही होगा भाई, आपको इतना नहीं डिटेल में जाना, बट ये याद रखो कि चंबल रेवाइंस के कारण जो मोरेना डिस्ट्रिक्ट है वो क्यों न्यूज़ के अंदर में यहाँ पर रहती है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखो कि भारी मात्रा में ऑयल का प्रोडक्शन भी किया जाता था, ऑयल वेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिले। तो मोरेना जो है वो इसलिए भी फेमस है क्योंकि भारी मात्रा में मस्टर्ड का प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता है, और ऑयल का एक्सट्रैक्शन यहाँ से किया जाता है। बहुत पुरानी स्किल है ऑयल निकालने की, और बुल वगैरह का यूज़ करके ऑयल एक्सपीलर्स जो हैं वो यहाँ पर आज भी चलाए जाते हैं। ओके, तो ये सब कुछ इमेजेस भी यहाँ पर दी गई हैं, बट इतनी PhD करने की ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी जब पढ़ते हो तो जो लैंड फॉर्म्स हैं, ओके, वो तो आप कवर करोगे ही, तो यहाँ से ना भी पढ़ो तो भी चलेगा, बट याद रखना वाई दिस मोरेना इज़ फेमस, ये पॉइंट मिलेगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी मिल जाएंगे, लिख रहा है मैनी मेडिसिनल प्लांट्स सच एज द सातावरी, और ये सब भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे चंबल रेवाइंस के अंदर में। तो इनका भी यूज़ जो है वो मेडिकल पर्पज़ के लिए किया जा सकता है। बाकी कोई पॉइंट आपको नहीं पढ़ना, इग्नोर मारो, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब वगैरह आप ज़रूर से कर देना। उसके बाद चलते हैं आगे। लिखा हुआ है फ्लाइंग कार्स
नेक्स्ट स्टॉप फॉर अर्बन ई मोबिलिटी। आप ज़रा ध्यान दीजिए कि अभी किसी भी तरीके से यूपीएससी के एग्ज़ाम में फ्लाइंग कार्स के ऊपर कोई क्वेश्चन ना तो प्रीलिम्स में पूछा जाएगा और ना ही मेंस में पूछा जाएगा, क्योंकि अभी फ्लाइंग कार्स को तो मारो गोली, अभी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ इम्पोर्टेंस फोकस कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हम अभी ढंग से डेवलप नहीं कर पाए। डेवलप तो छोड़िए, अभी इसके लिए जो पॉलिसीज़ बनी हैं वो भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आर्टिकल को पढ़ें। आर्टिकल से रिगार्डिंग 5 पेजेस मैगज़ीन के अंदर में दिए गए हैं, बट इसको जो है वो आप इग्नोर मारोगे, जैसा कि ये सब भी मैं लाया हूँ थोड़ा सा छाट करके। ओके, तो क्या पढ़ना है, ये सब कुछ नहीं पढ़ना, ये सब कुछ नहीं पढ़ना। और ई मोबिलिटी के लिए हैं, जहाँ पर ई जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को दिखाएगा और मोबिलिटी बेसिकली जो व्हीकल है या फिर टेरेस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट है उसको दिखाएगा। तो ये ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ही ये काम यहाँ पर जो है वो किया गया है। इसमें जो है वो फ्लाइंग कार्स की एक क्लास इमर्ज हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड द ई वीटोल। ओके, तो जस्ट ये पॉइंट यहाँ पर याद रख लो कि ई वीटोल नाम की जो टर्म है, जिसकी फुल फॉर्म निकल कर के आ रही है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ये टर्म जो है वो फ्लाइंग कार से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर है। अब ये क्या लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है और ये क्या लिख रहा है, आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप देखो कि इस ई वीटोल की अगर हम बात करें तो आप देखो इस तरीके के सिस्टम्स को जस्ट इमेजिन करो कि ये सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर में आप देखो हेलीकॉप्टर के फीचर्स भी हैं। ओके, देख सकते हो ये वाला जो सिस्टम है ये समथिंग लाइक हेलीकॉप्टर है, और क्योंकि इसमें सवारियां वगैरह बैठेंगी और क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ये फ्लाइंग कार्स के सिद्धांत पर वर्क कर रहा है। और इसके तरफ आप जो ये 4 प्रोपेलर्स मोटर्स वगैरह देख रहे हो, पंख कह सकते हैं कि ये सब देख रहे हो। ओके, तो ये जो हैं वो आपके ड्रोन की तरह पर वर्क कर रहे हैं। ओके, तो ये ड्रोन है, ये हेलीकॉप्टर है, यानी कि ये कुछ ना कुछ जो आपका सिस्टम है ये ड्रोन और हेलीकॉप्टर के बीच में जो है वो वर्क करता है। ऑलराइट, तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। वर्टिकल टेक ऑफ लेगा, जैसा कि ड्रोन या हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो यहाँ पर लेते हैं, और लैंडिंग भी इसी तरीके से होगी। तो इस तरीके से ये बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। और याद रखना कि ये लिथियम आयन बैटरीज के सिद्धांत पर वर्क करेगा। इलेक्ट्रिक कार्स भी इसी सिद्धांत पर वर्क करती हैं, आपको पता है इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह भी इसी तरीके से वर्क करती हैं। ये अलग अलग मोड में वर्क करेगा, हेलीकॉप्टर की तरह उड़ेगा, फिर एयरप्लेन की तरह दिशा वगैरह बदलता है। ओके, तो कुल मिलाकर के ड्रोन की तरह ऑपरेट करता है अगर हम देखें तो इसको। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर याद रखो, कोई पॉइंट मैं यहाँ से ज़बरदस्ती निकाल रहा हूँ, आपको पता है, ठीक है। तो बस ये चीज़ है, ई वीटोल की बात यहाँ पर हो रही है तो उसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके फैंस वगैरह लगे हुए हैं या प्रोपेलर्स हैं, जो कि मैंने आपको बताया ये वाले, ये जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम पर वर्क करते हैं। मतलब कि जो भी फ्यूल इसके अंदर में यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा या थ्रस्ट होगा वो इन चारों फैंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे कि फ़ायदा ये है कि ये बैलेंस रह सकता है, और बैलेंस रहने के साथ साथ इसकी एफिशिएंसी भी यहाँ पर बढ़ जाती है। ओके, हेलीकॉप्टर में जैसे एक सेंट्रल मोटर लगी हुई होती है उस तरीके का सिस्टम नहीं होता इसमें। सेंट्रल मोटर की जगह पर 4 अलग अलग दिशाओं में कह सकते हैं कि मोटर या ब्लेड्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं। खैर, इग्नोर मारो सब चीज़ों को, इधर आगे बढ़ो। इसमें इंडिया भी कुछ कर रहा है, तो हाँ इंडिया कर रहा है, स्काई ड्राइव डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हैं, सुजुकी वगैरह जो जैपनीज़ कार मैन्युफैक्चर कंपनीज़ हैं वो सब मिलकर के इस तरीके की कार्स वगैरह चला रही हैं। और गुजरात के अंदर में कुछ इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी जो है वो चल रही है। लिथियम आयन बैटरीज कहाँ से आएंगी अभी तो ये भी नहीं पता। तो ये सब चीज़ें, इसके अलावा आप देखो कि IIT मद्रास वगैरह इसके अंदर में इन्वॉल्व हैं। कुछ प्रोग्राम्स लाइक E200 यहाँ पर दिया गया है। 2023 तक कुछ दुबई एक्सपो की बात यहाँ पर की गई है। ओके, जिसमें इसको जो है वो आप देखोगे कि इसका प्रोटोटाइप जो है वो दिखाया जाएगा ताकि मार्केट को बढ़ाया जा सके। कुछ नासा वगैरह भी इसके अंदर में इन्वॉल्व हैं। भाई वो तो होंगे ही, हमारे लिए ये किसी काम का नहीं है, ये पूरी स्लाइड को इग्नोर मारो, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए लाए हैं कि कोई काम की चीज़ नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया में एज और रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर बढ़ रही हैं। आपको पता है कि बुज़ुर्गों की संख्या जो है वो लगातार इंडिया के अंदर में यहाँ पर बढ़ रही है। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए हमें ऐसी सिटीज़ बनानी होंगी जो कि एज रेडी सिटी हों। एज रेडी सिटी का मतलब समझ में आता है, सिटी के अंदर में ऐसी सभी सुविधाएं हों जो कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप, यू कैन से 60+ और 65+ लोगों के लिए बेहतर हो। हर जगह पर जो है वो एक्सेसिबल इंडिया प्रोग्राम है वो तो बेसिकली दिव्यांगजन्स के लिए है। ओके, बट यहाँ पर हम जो है वो सेम प्रोग्राम बुज़ुर्गों के लिए भी चला सकते हैं। अगर ऐसा प्रोग्राम चलाया तो एक्सेसिबल सिटीज़ बना पाएंगे।
तो देखो आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है कि जैसे हमारी बहुत सारी सिटीज़ हैं, ओके, बहुत सारे टाउन्स हैं दुनिया भर में, इंडिया में भी जो है वो इस तरीके के मिल जाएंगे। वहाँ पर कोविड-19 आया, ठीक है। आप देखो जो कोस्टल सिटीज़ यहाँ पर होती हैं, कोस्टल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर अलग अलग तरीके के साइक्लोन्स लाइक एम्फन वगैरह देखने के लिए मिले, ओके। तो ये सब जो हैं वो आपके कह सकते हैं कि कुछ जो वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं, वल्नरेबल सेक्शंस में देखो, एक तो आपके ओल्ड पीपल यहाँ पर आ जाते हैं, स्पेशली वुमेंस आ जाती हैं, स्पेशली चिल्ड्रंस आ जाते हैं, ओके। और अगर हम बात करें ह्यूमन से अलग हट करके तो इसके अंदर में वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पर आ जाती है, ओके। तो इनके लिए हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा ताकि जो वल्नरेबिलिटी है क्लाइमेट चेंज की कह सकते हो, पेंडेमिक्स की कह सकते हो, उसको हम यहाँ पर जो है वो कम कर सकें, ओके। तो ये बात जो है वो आपको इस आर्टिकल के अंदर में बताने की कोशिश हो रही है कि हमें अपनी सिटीज़ को ऐसा करना होगा जहाँ पर कह सकें कि सारी सुविधाएं जो हैं वो पास में ही उपलब्ध यहाँ पर हो। जैसे हॉस्पिटलाइजेशन की नीड है, ओके, तुरंत हॉस्पिटल जाना है तो एकदम बुजुर्ग पीपल जो है, मान लो वो अकेले भी रह रहे हैं तो उनको हॉस्पिटल की सुविधा मिलनी चाहिए। इसी तरीके की बातें जो हैं वो यहाँ पर आपके आर्टिकल में की गई हैं। अब देखो क्या बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम बात करें एल्डरलीज की तो बहुत सारी कंट्रीज़ लाइक आप देखो WHO के हिसाब से देखें या OECD के हिसाब से देखें तो उन्होंने कहा है कि जो 65+ के लोग होते हैं उनको हम जो है वो एल्डरलीज की श्रेणी में यहाँ पर डाल देते हैं और उनके लिए जो है वो पॉलिसी का फ्रेमवर्क यहाँ पर बनना चाहिए। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पीपल अपनाई हुई है 1999 से लेकर के, ओके। तो उसके अंदर में जो सीनियर सिटीजन्स हैं या एल्डरली हैं उनकी डेफिनेशन दी गई है 60+, ऑलराइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि इंडिया में 60+ वाले को जो है वो आपका सीनियर सिटीजन कंसीडर किया जाता है, जबकि ग्लोबली 65% को, 65 से ज़्यादा वाले को कंसीडर किया जाता है, ओके। उसके अलावा जो इंडिया की एल्डरली पॉपुलेशन है वो भी लगातार यहाँ पर आपकी बढ़ रही है। आप देख सकते हो 1961 से लेकर के लगातार जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ रही है। 2001 से 2011 के बीच में पॉपुलेशन जो है वो 27 मिलियन से ज़्यादा बढ़ गई। 2011 से 2021 के बीच में 34 मिलियन बढ़ गई। उसके बाद देखो आप आगे प्रोजेक्शंस ये हैं कि 56 मिलियन तक यहाँ पर जो है वो बढ़ जाएंगी, ऑलराइट। तो ये कुछ चुनौतियां हैं। तो ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा है। 2001 से 2011 के बीच जनरल पॉपुलेशन जो है वो 18% बढ़ी, ठीक है, और 12.4% बढ़ी इन 2011-21, ओके। तो इस दौरान बट एल्डरली पीपल की पॉपुलेशन आप देखो 36% बढ़ गई। तो लगभग 2 गुना से जो है वो एल्डरली लोगों की पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ रही है, ओके। मतलब परसेंटेज देखो ना आप बढ़ने का, ग्रोथ रेट देखो तो दुगनी नज़र यहाँ पर आपको जो है वो आने वाली है, ये वाला सेक्शन। तो इसीलिए जो उनके लिए स्पेशल चैलेंजेस निकल करके आ रहे हैं, लाइक बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ हो सकती हैं, इनएडेक्वेट मींस ऑफ मेंटेनिंग इंडिपेंडेंट लिविंग हो सकती है, वो सब हमें जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। उनकी डिमांड भी यहाँ पर आने वाले समय में क्रिएट होने लगेगी। अभी पॉपुलेशन हम बात कर रहे हैं 60+ की, लेकिन बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी भी है जिसने 80 और 90+ भी यहाँ पर जो है वो हासिल किया है और एक डिकेड से उन्हें बेहतर सुविधाएँ भी नहीं देखने के लिए मिली हैं, ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो हमें ऐसी एज रेडी सिटी जो हैं वो यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेंगी, जो कि जो ओल्डर पीपल हैं उनको टू कंट्रीब्यूट इकोनॉमिकली एंड परमिट्स सिटीजन टू ऑल एज एंड एबिलिटी टू लीड फुल प्रोडक्टिव एंड इग्नाइटेड डिग्निफाइड लाइफ्स, ओके। तो ये सिचुएशन आपको जो है वो याद रखनी है कि हमें इस तरीके की सिटीज़ उपलब्ध करानी है जो कि इकोनॉमिकली वायबल हों, साथ में साथ उनमें जो रहने की सुविधाएं हों वो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर हों, लाइक हाउसिंग की सुविधाएं बेहतर हों, ओके। मल्टी जनरेशनल स्पेस हो, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग ही भरे पड़े हैं, नहीं, युवा और बच्चे भी वहाँ पर होने चाहिए। फिजिकल मोबिलिटी होनी चाहिए, डिफरेंट स्पेटियल फॉर्म्स होनी चाहिए, एक्सेसिबल टेक्नोलॉजीज़ की सुविधा जो है वो वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो जाती है। ग्लोबली पूरी दुनिया में यही चैलेंज है कि हम एज रेडी सिटीज़ जो हैं वो नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास डाटा जो है वो उससे रिलेटेड है नहीं, ओके। तो ये एक बेसिकली आपको निगेटिव पॉइंट है, यहाँ पर याद रखना है कि आखिर क्यों काम नहीं हो पा रहा है। तो डाटा इज़ नॉट अवेलेबल एट द सिटी लेवल, इस पॉइंट को आप यहाँ पर याद रखोगे, जस्ट इतना सफिशिएंट है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने यह भी कहा है कि धीरे धीरे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लोग अर्बन एरिया में आ रहे हैं, एज भी लोगों की बढ़ रही है, माइग्रेशन भी हो रहा है और पॉपुलेशन ग्रोथ भी देखने के लिए मिल रही है। ये चारों जो ट्रेंड हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं जिसकी वजह से दुनिया की सिटीज़ में तबाही जो है वो मची हुई है। अर्बनाइजेशन, एजिंग, माइग्रेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ, इन चारों की वजह से दुनिया भर की जो सिटीज़ हैं उनमें
कह सकते हैं कि पॉपुलेशन और रिसोर्सेज की कमी नज़र यहाँ पर आती है। ओके, तो ये एक तरीके का कोरिलेशन है इन सभी चीज़ों के बीच में। और जैसे कंट्रीज़ हैं लाइक रशिया है या फिर चाइना है, उन्होंने इन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई भी किया है और इसके लिए इनोवेशन भी लगातार लेकर के आ रहे हैं। 2050 तक उम्मीद ये है कि भाई एजिंग की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, जैसा कि यहाँ पर भी बताया गया। इसके अलावा ये भी उम्मीद है कि अर्बनाइजेशन का पेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बढ़ ही रहा है। माइग्रेशन की सिचुएशन तो बढ़ेगी ही, ओके, क्योंकि लोग जो हैं वो जॉब्स ढूंढने के लिए अर्बन एरिया में जाएंगे और पॉपुलेशन के लिए हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पर बढ़ ही रही है। तो हमें जो है वो कुल मिला के एज रेडी सिटीज़ तैयार करनी पड़ेंगी। अगर हम डाटा की बात करें तो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग इंडिया में केरल के अंदर में रहते हैं। केरल की टोटल पॉपुलेशन के 16.5% लोग जो हैं वो एल्डरली पॉपुलेशन है। बिहार में सबसे कम एल्डरली पॉपुलेशन है, ये भी आपको यहाँ पर डाटा याद रखना है। एनएसओ का नेशनल सैंपल सर्वे का डाटा है और इन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया में जितने भी बुजुर्ग हैं उनका 70% जो बुजुर्ग हैं वो किसी न किसी तरीके से दूसरों पर डिपेंडेंट यहाँ पर हैं अपनी डेली लिविंग के लिए। ओके, और ये डिपेंडेंसी जो है वो फीमेल पॉपुलेशन में ज़्यादा नज़र आती है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें एल्डरलीज के इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन की, तो उसमें भी कंसर्न नज़र यहाँ पर आते हैं, क्योंकि एल्डरलीज यानी कि बुज़ुर्गों का इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन लगातार गिर रहा है। ओके, इसके अलावा पार्टिसिपेशन ऑफ मैन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो वुमेन की तुलना में ज़्यादा है। ये तो आप सोच ही सकते हैं, क्योंकि वुमेन के सामने कई सारे कह सकते हैं सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स नज़र आते हैं। ओके, तो ये सिचुएशन मिलेगी। इसके अलावा जो सीनियर सिटीज़न हैं अर्बन एरिया के, वो ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं कंपेयर टू द सीनियर सिटीज़न ऑफ रूरल एरिया। एक और पॉइंट आपको ये यहाँ पर याद रखना है। तो ये सब कुछ चुनौतियों को देखते हुए, लिटरेसी रेट्स वगैरह को देखते हुए हमें कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पर उपलब्ध करानी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें डिसेबिलिटी की, अब बुजुर्ग लोग हैं उनके अंदर में बेसिकली बीमारियां तो लगेंगी, तो उन बीमारियों में सबसे ज़्यादा बीमारी जो है वो डिसेबिलिटी की यहाँ पर है। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्ग जो हैं वो लोकोमोटर डिसेबल हैं, यानी कि उनसे चला नहीं जाता। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हियरिंग लॉस यहाँ पर है, फिर कुछ ऐसे हैं जो कि विजुअल डिसेबल हैं, फिर कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं, ये डाटा आपको यहाँ पर याद रखना है। टॉप 3 जो बीमारियाँ हैं बेसिकली वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक सर्वे होता है दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया। ओके, तो इसको LASI कहते हैं और ये सर्वे किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये सर्वे रिलीज़ किया जाता है। इन्होंने ये बताया कि इंडिया में 3 में से 2 सीनियर सिटीजन जो हैं वो क्रोनिक डिजीज से यहाँ पर सफ़र करते हैं। अराउंड 23% ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन उसमें मल्टी मॉर्बिडिटी है, मतलब कई तरीके की बीमारियां यहाँ पर हैं जिनकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ओके, तो ये मल्टी मॉर्बिडिटी की कंडीशन जो है वो स्पेशली वुमेन्स में ज़्यादा निकल करके यहाँ पर आती है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर में 1 मिलियन पॉपुलेशन से ज़्यादा की 40 सिटीज़ हैं। इसके अलावा 1 लाख से 1 मिलियन पॉपुलेशन की 396 सिटीज़ हैं और 10,000 से लेकर के 1 लाख तक की पॉपुलेशन की 2500 सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो इन सिटीज़ पर भी जो है वो टारगेट करना चाहिए। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन हो सकती है, जो बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। कोस्टल एरियाज़ के अंदर में भी इन चीज़ों को हमें यहाँ पर कम करना पड़ेगा। हर बिल्डिंग के अंदर में कह सकते हैं कि एलिवेटर्स होनी चाहिए। ओके, फूड की सुविधा होनी चाहिए, मेडिसिन की सुविधा होनी चाहिए ताकि उनको दूर न जाना पड़े। ओके, पावर कट हो जाए, कुछ इक्विपमेंट्स ख़राब हो जाएँ तो आपके कह सकते हैं कि जो प्लम्बर वगैरह हैं वो सब भी वहाँ पर उपलब्ध होने चाहिए। इसी तरीके के हाउसिंग सॉल्यूशंस भी हैं। हाउसिंग में अगर हम बात करें तो इसमें हम जैसे दिल्ली के अंदर में पॉलिसी है ना, दिस पॉलिसी इज़ कॉल्ड ग्रीन ब्लू पॉलिसी। ओके, ग्रीन ब्लू पॉलिसी, तो ये पॉलिसी बेसिकली ऐसी है कि हमें जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइक पेड़ वगैरह हैं, ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइक लेक वगैरह हैं, उन सबको इंटीग्रेट करके तैयार करना है। ऐसा ही कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर भी आपको जो है वो तैयार करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि उनकी फिजिकल हेल्थ है और उनकी कॉग्निटिव नीड है, दोनों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जो बुजुर्ग हैं उनकी। ओके, तो ये एक तरीके से उनको इंडिपेंडेंट, सेफ और डिग्निफाइड लाइफ अवेलेबल कराएगा।
ओके। तो एक्सेसिबल हाउसिंग यहाँ पर उपलब्ध कराना। एक्सेसिबल हाउसिंग का मतलब होता है कि उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा हो, उसमें मॉडिफिकेशन ऐसा हो जो कि जो बेसिकली जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो वहाँ पर खुशी से रह सके। ओके। तो एक्सेसिबिलिटी जो है वो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसी हों जो कि ईजिली एक्सेसिबल हों। फर्नीचर ऐसा हो जो कि मॉडिफाई किया जा सके अकॉर्डिंग टू द नीड। ओके। तो ये चीज़ें जो हैं वो कुछ निकल करके आती हैं। Because housing alternatives for the elderly are lacking, many elderly move into institutional care settings. ये भी चीज़ें निकल करके आती हैं कि बहुत सारे बुज़ुर्ग जो हैं वो कह सकते हैं कि अपने जो हाउसिंग है उनका अच्छा नहीं है, तो वो इंस्टीट्यूशनल केयर्स में यहाँ पर चले जाते हैं। लाइक स्पेन में या फिर कोरिया में अलग अलग स्टडीज़ की गई, तो वहाँ से ये चीज़ें जो हैं वो पता लगें। खैर इतना सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो कि स्टेप्स भी ले रही हैं, लाइक जापान है और टर्की है, सिंगापुर है। यहाँ पर जो है वो हाउसिंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए कह सकते हैं कि स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल करानी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र होगा तो फिर बुजुर्ग को बैंक में जाने की क्या ज़रूरत है। ओके। ऐसी एप्लीकेशंस लाएं, रोबोटिक्स लाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाएं, मशीन लर्निंग लाएं, जिससे कि ओल्डर पीपल्स की लाइफ जो है वो इजी हो सके। ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। उनको केयर गिवर्स जो हैं वो प्रोवाइड होने चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो एकदम हाउस पर ही प्रोवाइड होने चाहिए। ओके। सोशल कनेक्शंस बेहतर करने के लिए एक्सेस की सुविधाएं होनी चाहिए। ओके। तो ये सब आप समझते हैं कि क्या बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए और सर्विसेज भी बेहतर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। राइट। तो हेल्थ एंड वेलनेस कंडीशंस हो सकती हैं, फाइनेंस हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन है, फूड है। ये सारे सेक्टर्स जो हैं वो अच्छे से सर्विसेज जो हैं वो उपलब्ध कराएं। इसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है पुणे हिल आइलैंड्स ऑफ पीस एंड बायोडाइवर्सिटी। इसको नहीं पढ़ना, इसको हमारे किसी काम का नहीं। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है डिकोडिंग फिंगरप्रिंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारी जो ऑब्जेक्ट्स आप कहीं से भी परचेज कर लो, बुक हो, कोई भी आइटम हो, ओके, उसके पीछे में बार कोड, QR कोड लगे हुए होते हैं। तो ये आर्टिकल उनके बारे में ही बताता है। इस आर्टिकल को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ फैक्ट्स, कुछ पॉइंट्स यहाँ से निकलेंगे, उनको ध्यान से आपको समझना है। आप चाहे टूथपेस्ट ले लो या कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ ले लो, उसके पीछे जो है वो आपका बारकोड लगा हुआ होता है। बारकोड नहीं तो QR कोड, जिसको क्विक रेस्पॉन्स कहते हैं, वो लगा होता है। किसी किसी चीज़ के ऊपर दोनों चीज़ें भी लगी हुई होती हैं। आपको एक सिंपल पॉइंट याद रखना है प्रीलिम्स के लिए कि बारकोड इज़ अ वन डायमेंशनल इन नेचर और QR कोड जो है वो 2 डायमेंशनल यहाँ पर होता है। कैसे? देखो, बार कोड में इस तरीके की सिंपल लाइनें होती हैं। जब हम लाइन की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर में लाइन जो है वो 1D को दिखाती है। जब हम QR कोड की बात करते हैं तो उसमें इस तरीके से कह सकते हैं कि काफ़ी सारे बॉक्सेस जो हैं वो बने हुए होते हैं और वो कुल मिला के एक इस तरीके का सेट यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो आप देखो इनमें जो भी पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है ये आपका इस वर्ग के आकार का है। ओके। या इसके अंदर में जो भी चीज़ें बनी हुई हैं वो 2 डायमेंशन की यहाँ पर आप कह सकते हो कि वो यहाँ पर है। ये जस्ट आपकी ऑब्जर्वेशन के लिए है, इसके पीछे का लॉजिक कुछ और है। ओके। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि QR कोड जो है वो 2 डायमेंशनल यहाँ पर है और बार कोड जो है वो 1 डायमेंशनल यहाँ पर होता है। अब जो चीज़ 2 डायमेंशनल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर होती है, उसके अंदर में हम इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा हाइड कर सकते हैं। देखो, बार कोड है या QR कोड है, उसको स्कैन करते हैं तो उस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाती है। ओके। तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो उस कोड के अंदर में छुपी हुई होती है। उस कोड को तोड़ने के लिए आपको अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बार कोड है तो आपको स्कैनर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि आपने मॉल्स वगैरह में देखा होगा। QR कोड है तो आपको उसके लिए स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अब आपके मोबाइल फ़ोन में इनबिल्ट आने लगा है। ओके। कैमरा ओपन कीजिए, QR कोड को स्कैन कीजिए और आपको वो सुविधाएँ मिल जाती हैं। तो ये चीज़ जो है वो इन्फॉर्मेशन को छुपाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि पूरे बुक पर या किसी भी प्रोडक्ट पर सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी जा सकती। तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी किसी प्लेटफॉर्म पर डाली जाती है और उस प्लेटफॉर्म का लिंक आपको उस QR कोड या बार कोड के जरिए दे दिया जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो पुराने समय से ही हम बेसिकली चीज़ों को छिपाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो चुर ना जाए, ओके, चोरी ना हो जाए, तो उसके लिए कुछ कोड्स हैं, या पहले तो पर्सन वगैरह होते थे, वो सब यहाँ पर किया जाता था। लेकिन अब जो है वो बारकोड्स और QR कोड्स यहाँ पर जो है वो आ गए हैं। याद रखना कि बारकोड्स और QR कोड जो हैं वो इन्फॉर्मेशन को छुपाने के लिए नहीं होते, ये इन्फॉर्मेशन को रिवील करने के लिए होते हैं। ठीक है।
भाई अगर आप उसको स्कैन कर पा रहे हो तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहे हो, यानी कि छुपी कहाँ वो तो आपको पता चल गई। तो पता करने के लिए ही ये है, बस ये है कि हम वहाँ पर स्पेस जो है वो बच जाता है उस इन्फॉर्मेशन को लिखने के लिए। ओके, तो ये चीज़ें हैं कि ये जो हैं वो डाटा को रिवील करने के लिए हैं, और इसमें हम स्कैनर वगैरह की मदद यहाँ पर जो है वो लेते हैं। और राइट, इसमें अगर हम बात करें पुराने समय में, तो बारकोड के लिए पेटेंट जो है वो 1952 में दिया गया था। इसके लिए दो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इनका नाम था नॉर्मन जोसेफ वुटेन और बर्नार्ड सिल्वर। इन दोनों ने इस बारकोड का जो है बेसिकली आविष्कार यहाँ पर किया। शुरू में बारकोड को सर्कुलर डिज़ाइन में बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो हमने इसको और कह सकते हैं कि लाइनिंग के रूप में यहाँ पर तैयार किया। लाइनिंग के अंदर में आप यहाँ पर देखो तो डॉट्स हैं, डैशेस हैं जो यहाँ पर होते हैं इस बारकोड के अंदर में, वो लेटर्स को और नंबर्स को रिप्रेजेंट यहाँ पर करते हैं। तो लेटर्स और नंबर्स से हमें उस प्रोडक्ट की जानकारी जो है वो यहाँ पर अवेलेबल यहाँ पर हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे तो ये किसी काम का नहीं। आप देख सकते हैं कि बार कोड्स वगैरह के दो टाइप यहाँ पर हो गए। एक तो मैंने आपको बताया कि बार कोड हो गया, और दूसरा जो है वो QR कोड हो गया। एक 1 डायमेंशनल चीज़ हो गई और एक 2 डायमेंशनल चीज़ यहाँ पर हो गई। ओके, दोनों के दोनों जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट स्पेस में बने हुए होते हैं। इमेज में आपको दिखा सकता हूँ, देखो ये रही आपका बार कोड। ओके, ये रहा, ये भी ब्लैक एंड वाइट है, लाइंस हैं। ये भी आपका QR कोड है जो कि स्क्वायर शेप में है, और ये वाला जो है वो हेक्सागोनल शेप में है। लेकिन दोनों में आप यहाँ पर देखो कि ब्लैक एंड वाइट स्पेस में ही इसको बनाया गया है। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये लेटर्स और नंबर्स को तो रिप्रेजेंट करते ही करते हैं, बट सिंबल्स को भी या फिर और भी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन हो सकती है स्पेशली 2D के अंदर में, उसको भी यहाँ पर रिवील कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें 1D कोड्स की, तो ये जो हैं वो नॉर्मली 12 कैरेक्टर से बने हुए होते हैं, और इनके अंदर में भी इंफॉर्मेशन जो है वो कह सकते हैं कि होती है। ओके, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द ऑल एप्लीकेशन जो है उनके अंदर में 2D यानी कि कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर हाइड की जाती है। जैसे स्मार्टफोन्स वगैरह हैं उसके अंदर में भी आप जो हैं वो अब तुरंत QR कोड को स्कैन करके हासिल कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें हैं। 2D कोड जो हैं वो आपके स्क्वायर शेप में आते हैं, हेक्सागन शेप में आते हैं, या और शेप्स में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, इतना सब नहीं जानना, जब आपने शेप देख ही ली आगे तो फिर करना क्या है इसका। ओके, आप देखो कि 1D कोड्स कैरी इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लेटर एंड नंबर। सिंपल पॉइंट है, प्रीलिम्स के लिए आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो कुछ याद रखने पड़ेंगे। ओके, तो 1D कोड्स जो हैं वो लेटर्स और नंबर्स के रूप में इन्फॉर्मेशन को लेकर के जाते हैं, जबकि 2D कोड्स जो होते हैं जिनको हम QR कोड्स कह सकते हैं, उनके अंदर में मल्टीट्यूड ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। आप उसके अंदर में पूरी की पूरी बैंक डिटेल हाइड कर सकते हैं। ओके, हाइड करने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको हाइड कर दिया कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके, एक्सेस की जा सकती है अगर उसके पास पर्टिकुलर इक्विपमेंट हो। ऑडियो फाइल्स हाइड कर सकते हैं, वेबसाइट एड्रेस है, बहुत कुछ आप यहाँ पर जो है वो हाइड कर सकते हैं। 2D वाले कोड के साथ एक प्रॉब्लम ये है, ओके, 2D वाले कोड के साथ एक प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि दे कैन बी डिकोडेड ओनली बाई इमेजर के थ्रू यहाँ पर जो है उनको एक्सेस किया जा सकता है, जबकि 1D बारकोड जो हैं वो आपके डेसिफर किए जा सकते हैं स्कैनर वगैरह के जरिए। खैर ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, अब ये प्रॉब्लम जो है वो सब सोल्व हो गई है, हर कोई एक्सेस कर सकता है। जब से वर्ल्ड वाइड वेब आया, WWW और सेल फोन यहाँ पर आए हैं, तो ये सिचुएशन जो है वो अब ईजी यहाँ पर हो गई है। याद रखना कि कोड 39, कोड 128, UPC, IAN जो हैं वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं 1 डायमेंशनल बार कोड के। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है कि ये 4 चीज़ें देकर के कि ये क्या है, तो ये 1 डायमेंशनल बार कोड के एग्जाम्पल्स हैं। हालांकि ये कोई कंप्यूटर का एग्ज़ाम नहीं है, ओके, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएँ, बट फिर भी जो है वो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब अलग अलग दिया गया है, कोड 39 में क्या होता है, कोड 129 में क्या होता है, इतना सब हमारे किसी काम का है ही नहीं। ओके, तो ये पॉइंट जो है अभी बार कोड के और QR कोड के बारे में जो बताए उतने ध्यान रखने की कोशिश करना। तो इन सब चीज़ों को जानने के बाद आप देखोगे कि जो QR कोड है या फिर होता है आपका डाटा मैट्रिक्स, एक और टर्म होती है, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। ये दोनों जो हैं वो 2 डायमेंशनल बार कोड के एग्जाम्पल यहाँ पर होते हैं। तो आपको याद रखना है कि डाटा मैट्रिक्स और QR कोड जो है वो 2D जो बार कोड है उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर होते हैं। फिर बार कोड को पढ़ने के लिए स्कैनर की ज़रूरत होती है, वो तो सब आप मॉल्स वगैरह में जाते रहते होगे, वहाँ पर दिखता रहता होगा। ओके, तो उसको ज़्यादा डिटेल में कवर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको इग्नोर मारो।
ठीक है, हमारे मतलब यूपीएससी के सिलेबस में ये फॉल नहीं करता, बट बेसिकली आपसे क्यूआर कोड और बार कोड के बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं, तो वो मैंने क्लियर कर दिया। इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर आपको फास्फोरस के बारे में दिया गया है और लिखा है लाइव्स वाटर लैंक। तो फास्फोरस के बारे में बेसिकली बताया गया है, चलिए देखते हैं क्या है। देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आपको पता है कि 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट यहाँ पर होते हैं, किसी भी प्लांट के लिए ज़रूरी है। एक है आपका नाइट्रोजन, एक है आपका फॉस्फोरस और एक है आपका पोटेशियम। तीनों को कंबाइंडली एनपीके कहा जाता है। इनका एक पर्टिकुलर रेशियो होता है और उसी रेशियो के अंदर में एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में फर्टिलाइजर के रूप में इसको अप्लाई किया जाता है। ओके, तो ये तीनों के तीनों न्यूट्रिएंट जो हैं वो हमने यहाँ पर जो है वो रिवोल्यूशनराइज किए हैं, मतलब इनका प्रोडक्शन बढ़ाया है, इनका एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश की है। ओके, तो ये सब काम जो है वो इंडिया पहले से ही करता चला आ रहा है, इसमें कोई दुनिया मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना क्लाइमेट चेंज के युग में ज़रूरी हो जाता है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है वो लीव्स को प्रोड्यूस करने में, स्टेम यानी जो तना होता है या जो वेजिटेशन होती है उसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। इसके अलावा जो फॉस्फोरस होती है वो सीड के जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी यहाँ पर होती है। आपने सीड डाल दिया, पानी वगैरह दे दिया, जब तक फॉस्फोरस नहीं होगा सीड जर्मिनेट नहीं होगा। ओके, और जो यंग प्लांट्स होते हैं उनकी रूट डेवलप करने के लिए भी जो फॉस्फोरस है उसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। इसके अलावा फॉस्फोरस जो है वो फूड चेन के अंदर में भी एंटर यहाँ पर हो जाती है और ये डीएनए के बैकबोन के रूप में भी वर्क करती है। डीएनए आपको पता है क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि लाइफ जो है वो इसी से बनी हुई होती है, इसीलिए इसको कह रहे हैं लाइफ बोटलनेक। ओके, तो ये सिनेरियो यहाँ पर निकल करके आता है कि सेल्यूलर जो मेम्ब्रेन है उसको बनाने में और डीएनए की बैकबोन के रूप में इसको जो है वो जाना जाता है, यानी कि ये काम भी फास्फोरस का यहाँ पर निकल करके आता है। ओके, तो अब ये लिखा हुआ है कि द एवरेज एडल्ट नीड अबाउट 1 ग्राम ऑफ फास्फोरस, एक दिन में 1 ग्राम फास्फोरस की ज़रूरत एक एडल्ट को यहाँ पर पड़ती है। बाकी और भी आपको यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें, लाइक आप देखो मॉडर्न एग्रीकल्चर में सभी को खिलाने के लिए लगभग एक साल में हमें 22.5 किलोग्राम ऑफ फास्फोट रॉक की ज़रूरत पड़ेगी। तो फॉस्फोरस जो है वो रॉक से वेदरिंग वगैरह के प्रोसेस के थ्रू आता है, वो सब हम अभी देख लेंगे यहाँ पर। इसके अलावा तीसरा होता है पोटेशियम, और पोटेशियम जो है उसको जनरली पोटाश भी कहते हैं और फ्लावर वगैरह के लिए ज़रूरी होता है, फ्रूट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है और डिजीज़ से बचाने के लिए भी ज़रूरी यहाँ पर ये हो जाता है। तो अब नाइट्रोजन है मान लो, ठीक है भाई, 3 चीज़ें हैं NPK। तो नाइट्रोजन जो है वो एयर में 78% है, बहुत सारी हमारे पास यहाँ पर है। इसको सिंथेसाइज करने के अलग अलग तरीके हैं, तो आराम से हम इसको जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसको मैन्युफैक्चर करने की कई सारी प्रोसेस जो हैं वो यहाँ पर है, यानी नाइट्रोजन तो हमारे पास आसानी से मिल जाएगी। ओके, बट वी मस्ट माइन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो बाकी के जो 2 बचे फास्फोरस और पोटेशियम, उनके लिए हमें करनी पड़ती है माइनिंग, ओके, लाइक फॉर रॉक्स वगैरह की। ओके, तो जो आपका लेट्स से पोटेशियम है, तो पोटेशियम जो है वो पोटाश से निकल करके आता है, जो कि लार्जली कनाडा, रशिया, बेलारूस वगैरह के अंदर में माइन किया जाता है। तो आप समझिए कि पोटाश की जो है वो माइनिंग यहाँ पर की जाती है, पोटेशियम की माइनिंग यहाँ पर की जाती है। हमारे पास पोटेशियम बहुत सारा है, पोटेशियम से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। द वर्ल्ड हैज़ एनफ पोटेशियम टू लास्ट फॉर सेवरल सेंचुरीज, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, माइनिंग करते रहो, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते रहो, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो फॉस्फोरस के भंडार हैं वो धीरे धीरे जो हैं वो यहाँ पर फेड हो रहे हैं। इस बात की जो है वो आर्टिकल के अंदर में इसको डिटेल में यहाँ पर कवर किया गया है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि ऑल्दो इट इज़ नॉट अ फिजिकली स्कार्स रिसोर्सेज, याद रखना कि फास्फोरस हमारे पास कम नहीं है, हमारे पास फास्फोरस भी फिजिकली काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, अर्थ के क्रस्ट में भरा पड़ा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भरा पड़ा है। ओके, बट 90% ऐसा फास्फोरस है जिसको हम टेक्निकली निकाल नहीं सकते। ओके, मतलब अर्थ के ऐसी जगहों पर होगा या ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर में होगा जिनको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें बहुत अच्छे कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन मेथड्स की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, जो कि फॉस्फोरस रिच मिनरल्स की माइनिंग यहाँ पर कर सकें। तो एक्सट्रैक्टेबल नहीं है, जैसे इंडिया के अंदर में भी आपको पता होगा कि सेल जो गैस है इन सब के भंडार हैं, लेकिन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि एनवायरमेंटल सेंसिटिव एरिया हो वगैरह वगैरह चीज़ें। तो फॉस्फोट रॉक जो हैं वो एक फाइनाइट रिसोर्स के रूप में है, दैट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर, और इसको मैन्युफैक्चर भी नहीं किया जा सकता। ये भी आप यहाँ पर जो है वो नोट कीजिए, मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता, यानी कि नेचर में ही मिलेगी जितनी भी मिलेगी। तो इसीलिए इसको जो है वो फाइनाइट रिसोर्स कहते हैं। वाटर भी एक तरीके से अब जो है उसको फाइनाइट कमोडिटी यहाँ पर माना जाने लगा है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल करके आती हैं। इसका जो मिनरल है बेसिकली फॉस्फोरस मिनरल जो है वो ऑयल की तुलना में डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम उसका देखें ग्लोबली वो भी लेस है। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको मिलेगा। इट इज़ ऑल्सो ए नॉन रिन्यूएबल, ये नॉन रिन्यूएबल है, इसको आप दोबारा से नहीं कर सकते, एक बार ख़त्म हो गया।
ओके, एंड नॉन सस्टेनेबल रिसोर्स फॉर ह्यूमन काइंड। तो बस ये है कि आप इसको एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हो तो सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करने की कोशिश करो, वैसे ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ही निकल करके आता है ह्यूमन काइंड के लिए। फॉस्फोरस रिच मिनरल्स की बात करें तो ज्योग्राफिकली 4 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में आपको फॉस्फोरस की चट्टानें यहाँ पर मिल जाएंगी। एक है आपकी यूएस, चाइना, साउथ अफ्रीका और मोरक्को। चारों की चारों कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर फॉस्फोरस रिच मिनरल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें टुगेदर विद इट्स वेस्टर्न सहारन टेरिटरी, तो वेस्टर्न सहारा पर भी लगभग टोटल मिलाकर के 83% वर्ल्ड का जो फॉस्फेट रॉक्स हैं वो आपको इन एरियाज़ में मिल जाएंगी। कहाँ? यूएस, चाइना, साउथ अफ्रीका, मोरक्को और वेस्टर्न सहारन जो आपकी टेरिटरी है अफ्रीका की, वहाँ पर। ओके, तो ये पॉइंट आपको जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखना है। और ये सारी कंट्रीज़ मिला करके पूरी दुनिया का 2/3 एनुअल प्रोडक्शन यहाँ पर कर देती हैं। इसके अलावा 40% ऑफ ग्लोबल रिजर्व्स जो हैं वो आपके कंट्रोल किए जाते हैं सिर्फ एक कंट्री के द्वारा, जिसका नाम है मोरक्को। तो आप याद रखना कि मोरक्को जो है वो ग्लोबली 40% फॉस्फोरस रॉक्स को कंस्टिट्यूट यहाँ पर करती है। इसको सऊदी अरबिया ऑफ फॉस्फोरस यहाँ पर कहा जाता है। ये पॉइंट भी कोई फैक्ट वाला पॉइंट है, याद रख लेना इसको। ओके, मोरक्को स्टेबल है और फ्रेंडली नेशन है। इसके अंदर में आप देखो फॉस्फोरस की वजह से जो है वो इसकी वरीयता पूरे विश्व में यहाँ पर बनी हुई है, मतलब इसके पास फॉस्फोरस है इसीलिए लोग इसको यहाँ पर पूछते हैं। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें आगे तो चाइना का नाम भी मैंने ऊपर आपको बताया, तो चाइना भी जो है वो एक हाई क्वालिटी फास्फोट रॉक्स को जो है वो बेसिकली बना लेता है। ओके, उसके पास भी क्वालिटी में बढ़िया फास्फोट रॉक्स यहाँ पर हैं। यूएस की माइंस के अंदर में अब फास्फोरस धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो वो जो है वो एक्सपोर्ट एक मिनट, यूएस माइंस नो लॉन्गर सप्लाई एनफ फॉस्फोरस टू सेटिस्फाई द कंट्रीज प्रोडक्शन। तो अब जो है यूएस जो है वो मोरक्को से ही यहाँ पर जो है वो मंगाता है। ओके, तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर आपको याद रखना है, क्योंकि मोरक्को के अंदर 40% उग रही है, तो फिर वो क्या रही है मतलब, ठीक है। तो फॉस्फेट रॉक्स 40% के करीब मोरक्को में है, इसी वजह से ये चीज़ें निकल करके आती हैं। तो यूएस के अंदर में फॉस्फेट रॉक्स जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, कम हो रही हैं, इसीलिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन सोइल की, तो इंडियन के अंदर में अगर हम देखें तो सोइल में जो फॉस्फोरस का कंटेंट है वो लो निकल करके आता है। इंडिया में जितनी भी सोइल है उसका 98% सोइल वो फॉस्फोरस डेफिसिट सोइल है, उसके अंदर में फॉस्फोरस यहाँ पर है ही नहीं। इसके अलावा हम फॉस्फोरस के लिए या और फर्टिलाइज़र्स के लिए दूसरी कंट्रीज़ पर इंपोर्ट यहाँ पर करते हैं, इससे हमारा सब्सिडी बर्डन भी यहाँ पर बढ़ जाता है। इसके अलावा आप देखो कि फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी भी दी जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इंडिया को वल्नरेबल बना देती हैं कि एक तरफ तो हम अपनी फूड सिक्योरिटी हासिल करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम अपना खुद का फर्टिलाइज़र तक यहाँ पर डेवलप नहीं कर पा रहे। हालांकि फर्टिलाइज़र में अभी बहुत सारे नए चेंजेस हो रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो कि भारत नाम से वन नेशन वन फर्टिलाइज़र शुरू किया गया है, या नैनो यूरिया फर्टिलाइज़र जो है वो लॉन्च किया गया है। बट ठीक है, चीज़ें निकल करके भी आ रही हैं, लेकिन कमियां तो मौजूद हैं। इसके अलावा सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम की बात करें, जो कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके अंदर में जो सोइल के न्यूट्रिएंट होते हैं उनका स्टेटस यहाँ पर दिया होता है, और वो स्टेटस ईयरली वाइज यहाँ पर जो है वो दिया हुआ होता है कि सोइल के अंदर में किस किस चीज़ की कमी है, कौन सा मैक्रो मिनरल्स है या फिर माइक्रो मिनरल्स है, ख़त्म हो रहा है, सोइल की हेल्थ कैसी है, वो सब मापने के लिए सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम भी हमने यहाँ पर लॉन्च की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लैंड का जो इकोसिस्टम है वो फॉस्फोरस को रीयूज़ भी करता है, रिसाइकिल भी करता है। ओके, तो ये चीज़ क्या है बेसिकली, इसको हम अगर पढ़ते हैं तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन के अंदर में फॉस्फोरस रॉक्स के अंदर में ये चीज़ कवर यहाँ पर की जाती है। ओके, जो फॉस्फेट रॉक्स होती हैं वो वेदरिंग के ज़रिए टूटती हैं। वेदरिंग बेसिकली एक ज्योग्राफी के अंदर में प्रोसेस है। ओके, इसके अंदर में चट्टानें जो हैं वो आपकी टूटती हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर जो है वो हो जाती हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो वेदरिंग की प्रोसेस है। दूसरी तरफ जो है वो रन ऑफ की प्रोसेस होती है। उन दोनों के जरिए फास्फोरस जो है वो आपका मैराइन इकोसिस्टम के अंदर में और एटमॉस्फेयर के अंदर में जो है वो यहाँ पर पहुँच जाता है। तो मैं आपको सीधे ये दिखाता हूँ कि ये रही फॉस्फोरस साइकिल, और फॉस्फोरस साइकिल के अंदर में आप देख सकते हो कि ये फॉस्फोरस रॉक्स हैं, इनकी वेदरिंग होगी। वेदरिंग होकर के कुछ जो है वो अंडरग्राउंड चला जाएगा, कुछ जो है वो लीच होकर के आपका यहाँ पर जो है रन ऑफ होकर के पानी में चला जाएगा। इसके अलावा देखो ये अंडरग्राउंड हो गया, अंडरग्राउंड में कुछ जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, प्लांट्स मतलब एनिमल जो है वो प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे, फिर इनका डीकम्पोजिशन होगा, फिर डीकम्पोजर्स जो है वापस इसको अंडरग्राउंड पहुंचा देंगे।
अंडरग्राउंड में रह करके इसकी लीचिंग भी यहाँ पर होगी, क्योंकि इसका तट देख सकते हो आप पानी से मिला हुआ है, तो ये डायरेक्ट जो है वो आपका पानी में मिलना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो फॉस्फोरस है उसको हमने माइन करके एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में भी अप्लाई किया होगा, तो वहाँ से भी ये जो है वो पानी के अंदर में जाएगा। आप देख सकते हो 3 अलग अलग जगहों से पानी के अंदर में ये जो है वो यहाँ पर जा रहा है। पानी के अंदर में जा करके कुछ इसको यहाँ पर कंज्यूम किया जाता है, कुछ ये नीचे बैठ जाता है, तो नीचे बैठ करके ये फॉस्फेट के रिजर्व्स के रूप में जो है वो जम जाता है। ओके, फिर हम इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं नई रॉक्स के रूप में, या फिर समय आते आते ये जो है वो ऊपर आता है, या फिर हम इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए मशीनरी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फॉस्फोरस जो है वो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है, फाइनाइट रिसोर्स है, याद रखना है इसको। ओके, रिसोर्स तो भारी मात्रा में है, लेकिन हम उसको जब एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकते तो हमारे लिए वो फाइनाइट ही यहाँ पर हो गया। और न्यूट्रिएंट दैट इज़ मोस्ट स्कैर्स है एंड दस लिमिट ग्रोथ इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ये सब पॉइंट जो हैं वो आपके काम के यहाँ पर हो जाते हैं, इसको इग्नोर करो। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। ये मैंने आपको वैसे समझा दिया, ये वाली पूरी स्लाइड आपको जो फॉस्फोरस साइकिल है उसके बारे में बताती है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर, तो फर्टिलाइज़र रन ऑफ है, उसके कारण में वाटर में आपका फॉस्फोरस जाएगा, तो वाटर में फॉस्फोरस जाने से यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। यूट्रोफिकेशन मतलब, न्यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो यहाँ पर जो है वो पनप जाते हैं। इस कंडीशन को एल्गल ब्लूम भी यहाँ पर कहा जाता है। ओके, तो हाई न्यूट्रिशन का कंटेंट हो जाता है, जिसको कंज्यूम करके भारी मात्रा में साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाते हैं, और पूरा का पूरा सतह जो है वो ब्लॉक हो जाती है, और उसके नीचे जो है कह सकते हैं कि जो फिश वगैरह हैं उनके लिए फोटोसिंथेसिस की क्रिया यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो ये प्रोसेस होती है, डेड जोन क्रिएट हो जाते हैं, ऑक्सीजन की जो है वो कमी यहाँ पर हो जाती है। देख सकते हो लिखा हुआ है अनकंट्रोल्ड ब्लूम ऑफ साइनोबैक्टीरिया इन द लेक एंड ओशन, ये आपकी यही प्रक्रिया है। ओके, तो साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस को कंज्यूम करते हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं इनके लिए एज अ न्यूट्रिएंट का वर्क यहाँ पर करते हैं। और जब ये डाई होते हैं, जब साइनोबैक्टीरिया मर जाएंगे, तो इनको कंज्यूम करने के लिए डीकम्पोजिशन की प्रोसेस यहाँ पर होगी। डीकम्पोजिशन में ऑक्सीजन कंज्यूम यहाँ पर होती है, और ऑक्सीजन कंज्यूम होती है तो मेराइन इकोसिस्टम के उस एरिया में जहाँ ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है वहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड यहाँ पर बढ़ जाती है, एंड इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, तो BOD यहाँ पर जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डेड जोन्स वहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। डेड जोन्स बेसिकली ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर हो गई है, ऑक्सीजन के लेवल्स जो हैं वो लो यहाँ पर हो जाते हैं। इस तरीके के बहुत सारे डेड जोन्स जो हैं वो हैं, लगभग 400 के करीब डेड जोन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड देखे जा सकते हैं। तो ग्लोबल फूड प्रोडक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें जो है वो फॉस्फोरस लगातार मिलता रहे। फॉस्फोरस रॉक्स के काफ़ी सारे एरियाज़ मैंने आपको बताए, वो याद रखना कि कहाँ पर उगते हैं। आपसे डायरेक्ट जो है वो मेंस के अंदर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉस्फेट जो है वो, फॉस्फोरस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट है, इनपुट है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में, लेकिन फिर भी हम भारी मात्रा में इसको इम्पोर्ट करते हैं। उसके पीछे के जो है वो कुछ कारण बताइए, और इसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन भी बताइए, तो आपको लिखने के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो अगर हमें एक सस्टेनेबल तरीका अपनाना है तो हमें रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज़ की तरफ फोकस करना चाहिए। फर्टिलाइज़र जो एग्रीकल्चर से रन ऑफ होकर के जा रहा है उसको रोकने की कोशिश करें, सॉइल इरोजन को रोकने की कोशिश करें। ओके, एनिमल का वेस्ट है जो कि डिकम्पोज होगा, आप इमेज को देख रहे हो ना, ये वाली प्रोसेस जो होगी इसको थोड़ा सा जो है वो हम कह सकते हैं कि जो फॉस्फोरस रिच हैं उनको रिसाइकिल करने की कोशिश कर सकते हैं, और अगेन फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश अगर हम यहाँ पर करें तो काफ़ी बेहतर जो है वो यहाँ पर रहेगा। ओके, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं लाइक यूरोपियन यूनियन है, ऑस्ट्रेलिया है, या अदर इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, वो अब सस्टेनेबल यूज़ के लिए वर्क करना शुरू कर रही हैं। और मैंने इंडिया के बारे में भी बताया कि इंडिया जो है वो भी थोड़ा सा फोकस कर रहा है, लेकिन उसे अभी भी और ज़्यादा शिफ्ट करने की ज़रूरत यहाँ पर है। ओके, तो हमारे पास डिपॉजिट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, और इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बस इतना समझना ज़रूरी है, बाकी को इग्नोर मारो। इसके अलावा इसरो का मैदान SSLV मिशन जो है वो यहाँ पर आपका सेंड किया गया। ओके, तो आपका ये है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको जो है वो लॉन्च किया गया। देखते हैं इसके बारे में कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो हमारे काम के यहाँ पर हो जाते हैं।
तो आप देखोगे ये लॉन्च किया इसरो के द्वारा। इसरो ने जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है SSLV, उसकी पहली फ्लाइट जो है वो यहाँ पर भरी। कुछ गड़बड़ हो गई, वो आपका VTM इग्निशन के कारण यहाँ पर हो गई। ओके, कह सकते हैं कि ऑर्बिट में डालना था, उससे दूसरे ऑर्बिट में जो है वो यहाँ पर चला गया। खैर इतनी सब डिटेल में नहीं जाना। 7 अगस्त 2022 को छोड़ा गया और पूरा नाम SSLV D1 के नाम से जाना जा रहा है। श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया और छोड़ने के साथ ये तो लॉन्च व्हीकल है। इसका मतलब इसके साथ में कुछ सैटेलाइट छोड़े गए होंगे और सैटेलाइट के रूप में हमने छोड़ा EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 और आज़ादी सेट। ओके, 2 को यहाँ पर एज अ को पैसेंजर और प्राइमरी पेलोड के रूप में यहाँ पर छोड़ा गया। ओके, तो ये चीज़ जो है वो अब तक की याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, तो ये नया लॉन्च व्हीकल यहाँ पर हो जाता है, एकदम लेटेस्ट निकल करके आया है। इससे पहले हमारे पास GSLV है, PSLV है, वो सब मौजूद हैं, लेकिन वो सब जो हैं वो बड़े सैटेलाइट्स को छोड़ने के लिए हैं। ये हमने बनाया है स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए। तो ये छोटे सैटेलाइट्स जो कि मिनी हो सकते हैं, माइक्रो हो सकते हैं, नैनो हो सकते हैं, 10 से लेकर के 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट छोड़ने के लिए अब इस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। इसका जो है वो कॉस्ट भी काफ़ी कम आएगी PSLV की तुलना में। अब तक PSLV को इस्तेमाल करते थे, उसमें कॉस्ट ज़्यादा लग जाती थी। ओके, इसके अंदर में कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर 45 डिग्री इंक्लिनेशन पर भेजना हो 500 किलोग्राम को, तो आप देख सकते हो कि ये आराम से 500 किलोमीटर की LEO यानी लो अर्थ जो ऑर्बिट है उसमें भेज सकता है। ऐसे ही और भी कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, इनको इग्नोर मानने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो माइक्रो मिनी क्यूब सेट को भेजने के लिए इसको बनाया गया है। इसमें अगर हम बात करें आगे तो व्हीकल इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग मल्टीपल ऑर्बिटल ड्रॉप ऑफ। मल्टीपल जो ऑर्बिट हैं उसमें भी सैटेलाइट्स को जो है वो भेजा सकता है। मैंने किसी सैटेलाइट को पहले ऑर्बिट में भेज दिया, फिर जो है फिर वो आगे दूसरे ऑर्बिट में भेज दिया। ओके, इस तरीके से। तो इनिशियल डेवलपमेंट कॉस्ट व्हीकल की 170 करोड़ है और सब्सिक्वेंटली इसको जो है वो कम करने की कोशिश करेंगे। ये याद रखना कि ये 3 स्टेज का सॉलिड प्रोपेलेंट व्हीकल है और इसके अंदर में वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल भी लगा हुआ है। नाम से स्पष्ट है, वेलोसिटी को ट्रिम करने के लिए एक मॉड्यूल यहाँ पर लगाया गया है जिससे कि उसके पाथ को कंट्रोल किया जा सके। ओके, तो 3 स्टेज का है, ये याद रखना है इसके अंदर में। और भी कुछ कह सकते हैं कि इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, बट इन सबको यहाँ पर आपको याद नहीं रखना। इसके अलावा इसमें GPS सिस्टम है, नाविक सिस्टम है, वो सब नेविगेशन के लिए ऑलरेडी लगाए जाते हैं, इसमें कोई नई बात यहाँ पर नहीं है। इसमें जो 3 स्टेज सिस्टम है उसमें SS1 जो है वो 3rd लार्जेस्ट सॉलिड बूस्टर है इसरो का। ओके, जिसके अंदर में सॉलिड फ्यूल रखा जाता है। नाम से स्पष्ट है कि सॉलिड प्रोपेलेंट है तो सॉलिड फ्यूल रखा जाएगा और इसका नाम है SS1 और 3rd स्टेज पर है। इसके अंदर में 87 टन के करीब सॉलिड फ्यूल यहाँ पर आ जाता है। 2nd स्टेज जो है वो आपकी यहाँ पर आ जाती है SS2 और इसके अंदर में 7.7 टन सॉलिड फ्यूल रखा जाएगा और 3rd स्टेज आ जाती है SS3 और इसके अंदर में कह सकते हैं कि इज़ अ न्यू कंपोजिट अपर स्टेज सॉलिड मोटर कंटेनिंग 4.5 टन सॉलिड फ्यूल। तो तीनों स्टेज पर सॉलिड फ्यूल रखा गया है। एक स्टेज है SS1, एक है SS2, एक है SS3। इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा VTM यानी कि वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें SSLV की तो इसको स्मॉल सैटेलाइट्स के लॉन्च के लिए ही यहाँ पर बनाया गया है, बहुत बार बता चुका हूँ मैं अभी में। ओके, और अगर हम बात करें आगे तो PSLV बिगर मिशंस के लिए यहाँ पर जो है वो लॉन्च किया जाएगा। SSLV PSLV का ही सिंपलर वर्जन है, लगभग सेम ही दिखता है लेकिन और ज़्यादा सिंपल इसको बनाया गया है। जस्ट 500 किलो तक का पेलोड उठा सके इतना सफिशिएंट इसको रखा गया है। तो कॉस्ट भी यहाँ पर कम आएगी, सिंपल सी बात है। ओके, और ये चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। इसको 72 घंटे सेटअप करने में लगते हैं और 1 वीक का टाइम जो है वो इसको मैन्युफैक्चर करने में यहाँ पर लग जाता है। ओके, अब ये सब बहुत माइन्यूट डिटेल हो गई, इनको इग्नोर मारो। जो पढ़ने की चीज़ें हैं वो यहाँ पर पढ़नी ज़रूरी हैं। SSLV प्रोग्राम जो है वो 3 डेवलपमेंट्स में लॉन्च होना था, D1, D2, D3। इसको इग्नोर मारो और याद रखना कि ये जो है वो डेवलप किया गया है बाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि इसरो की कमर्शियल आर्म है। लॉन्च इसरो ने किया है लेकिन उसके अंदर की कमर्शियल आर्म है NSIL, उसने इसको यहाँ पर जो है वो लॉन्च किया है। इसका 2nd डेवलपमेंट यानी D2 लॉन्च होगा 2022 के अंदर में ही और 3rd जो है वो 2023 में लॉन्च यहाँ पर होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी की चीज़ें जो हैं वो उसको ख़त्म, इग्नोर मारो। अब इसमें 2 सैटेलाइट भेजे गए, 2 पेलोड्स भेजे गए। एक था आपका
EOS-02 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसको शॉर्ट में माइक्रोसैट 2A भी कह रहे हैं। और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसरो के द्वारा डेवलप किया गया। टेस्ट के लिए एज अ पेलोड यहाँ पर निकाला गया और SSLV D1 के साथ में इसने पहली उड़ान यहाँ पर जो है वो भरी। ओके, तो इसके अलावा कोई बहुत बड़ा सैटेलाइट नहीं है, जस्ट एक टेस्ट के लिए यहाँ पर बनाया गया था। तो आप जो है वो ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, आपको पता होना चाहिए कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के यूजेस क्या होते हैं। तो यूजेस वही होते हैं कि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को मापना होता है। लाइक आप देखो कि कहाँ ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जैसे कि निसार वगैरह, इतने बड़े बड़े सैटेलाइट्स यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, उनका मकसद है। खैर, इसके अलावा आज़ादी सेट यहाँ पर छोड़ा गया दूसरा। ये 8 यूनिट का क्यूब सेट स्ट्रक्चर है और 8 किलोग्राम तक वेट को यहाँ पर ले सकता है। और ये सब इग्नोर मारो, यहाँ पर आप इसका मकसद देखो तो 75 साल स्वतंत्रता के हुए हैं और हमने जो है वो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बना लिया है। तो उसको त्यौहार के रूप में मनाने के लिए आज़ादी सेट को यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट फॉरेंसिक लेडी ऑफ इंडिया और इनका नाम ऊपर दिया गया है। आर्टिकल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बेसिकली एक सेमिनार हो रहा था, लेक्चर हो रहा था वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक पर, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था बाय नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। ये आर्टिकल हमारे किसी काम का नहीं। अगर बहुत छोटा कोई एग्ज़ाम हुआ तो उसमें ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट फॉरेंसिक लेडी ऑफ इंडिया कौन है, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर आपको अगार वुड के बारे में बताया गया है। अगार वुड जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली फ्रेगनेंस वगैरह को बढ़ाने के लिए। ओके, अलग अलग जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं उन सभी में। बट देख लेते हैं कि क्या बात अगार वुड के बारे में यहाँ पर की गई है। अगार वुड दुनिया की कॉस्टलीस्ट वुड है, इसको याद रखिएगा, सबसे महंगी है। और इसका जो तेल है वो पेड़ से निकाला जाता है, उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। ओके, लोग इसको पुराने समय से ही यहाँ पर जानते हैं, लेकिन इसको जो बनने की प्रोसेस है वो अभी तक भी मिस्ट्री के रूप में है। मतलब ये अभी तक भी किसी को समझ में नहीं आई है कि आखिर जो फ्रेगरेंट है वो कहाँ से आई, या फिर जो ऑयल है वो पेड़ के अंदर में कैसे यहाँ पर जो है वो बनता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट अगार वुड के बारे में 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगारवुड की अगर हम बात करें तो रेयर ओरिएंटल सोर्स ऑफ फ्रेगरेंस है और साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पर्टिकुलरली उगाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। परफ्यूम और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इंडिया इसका एक मेजर प्रोड्यूसर है, साथ में मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चाइना भी इसके मेजर प्रोड्यूसर निकल करके आते हैं। इंडिया में अगारवुड स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर में उगाया जाता है। और नाम याद रखना असम का, असम के अंदर में इसका भारी प्रोडक्शन है। आपको ये याद रखना है कि 3 सेंटर दैट इज़ कॉल्ड द नहोरानी, एक है नामती और एक है होजाई, किस चीज़ के लिए फेमस हैं? अगारवुड के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ओके, तो ये से पूछा जाता है इस तरीके से, तो ये पॉइंट आपको तीनों याद रखने हैं। और इसके अलावा अगर हम देखोगे तो प्रेजेंटली ये सब यूनिट्स यहाँ पर बनी हुई हैं, बट इग्नोर मारो, असम याद रखो और ये 3 सेंटर जो यहाँ पर आपको बताए गए वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ओके, उसके अलावा आपको क्या याद रखना है? हाँ, ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया मोस्ट एक्सपेंसिव वुड है, और क्योंकि इसकी फ्रेगनेंस अच्छी होती है और एप्लीकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। बहुत सारे एरोमेटिक प्रोडक्ट्स लाइक ऑयल्स में, परफ्यूम्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है एशिया, यूरोप के अंदर में। तो इंटरनेशनल ट्रेड भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर निकल करके आता है। और ट्रेड का एकमात्र कारण है इसकी खुशबू, इसका बेसिकली धार्मिक जो पर्पज़ है वो, और कॉस्मेटिक पर्पज़ है वो। मिडिल ईस्ट के अंदर में अगारवुड को अगर अटार के रूप में इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, परफ्यूम्स वगैरह के लिए सब इस्तेमाल यहाँ पर होता है। अगारवुड को स्पेशली एरोमा थेरेपी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। चाइनीज़ जो है वो इसको इस तरीके से जो पेन वगैरह है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, या फिर आपका अस्थमा है, उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल यहाँ पर कर लेते हैं। आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है कि अगारवुड का इस्तेमाल जो है वो कार्मिनेटिव या फिर रेफ्रिजरेंट के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनानी में भी लिखा हुआ है कि इसको स्टिमुलेंट या फिर स्टोमिक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेग्जेटिव है, इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे इतना सब याद नहीं रखना यार, ये समझो कि ट्रेडिशनल जो आपके सोर्सेज हैं उनमें लिखा हुआ है कि हाँ अगारवुड के कुछ इस्तेमाल यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, दैट इज़ सफिशिएंट। इसके अलावा जो अगारवुड का ट्रेड है वो लगभग 2000 साल पुराना ट्रेड है, और पूरी दुनिया को इसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। स्पेशली जो मिडिल ईस्ट है उसको इसकी काफ़ी ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। वहाँ उगता तो है नहीं, लेकिन ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। यूरोप में भी ये जो है वो इतना बड़ा प्रोडक्शन नहीं है, तो वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है। एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में तो उगता ही उगता है, तो वहाँ पर तो
इसका यूज़ किया ही जाएगा। तो प्रोडक्शन जो है वो आपका स्मॉल जियोग्राफिकल पॉकेट्स में, जैसा कि बताया, एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में, एशिया के अंदर में आप देखो इंडो मलेशियन आर्कियोप्लाजी हैं, ओके, वहाँ सब में ये बेसिकली उगता हुआ दिखाई देता है। स्क्यूड मार्केट डिमांड टू सप्लाई लार्जली लिमिटेड, और करंट ग्लोबल मार्केट यहाँ पर दिया गया है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है अगारवुड का, लेकिन आप समझो इसका पर केजी प्राइस जो है वो लगभग आप देख सकते हो कि डॉलर में कितना जा रहा है, लगभग 9,700 यूएस डॉलर से 32,000 यूएस डॉलर तक जा सकता है। इसके अलावा आप देखो कि अगारवुड जो ट्री होता है उसके अंदर में इंजरी करनी पड़ती है, तब जा कर के आपका जो है वो इसेंशियल ऑयल या फिर चिप्स जो है वो निकल करके आते हैं। ओके, तो इंजरी का मतलब क्या है? इंजरी का मतलब ये है कि अगारवुड जो है वो आपका, जब जो ये वाला ट्री है एक्यूलेरिया ट्री, इसकी कह सकते हैं कि इसके अंदर में जब इंसेक्ट लग जाते हैं, फंजी लग जाते हैं, तब वहाँ से आपका जो है वो ऑयल निकलना शुरू यहाँ पर होता है। अगारवुड के पेड़ में, या कह सकते हैं कि इस वाले ट्री के अंदर में जब इंजरी होंगी, तब जो है वो बोरिंग, मतलब इंसेक्ट होंगे तो वो उस पेड़ को हानि पहुंचाएंगे, वो बोरिंग करेंगे, वो टनलिंग करेंगे, ओके। तो उन सब के कारण जो है वो फंजाई वगैरह अगारवुड का फॉर्मेशन वहाँ पर करते हैं और फिर इसको निकाला जाता है। मैंने बताया कि ये बहुत ही एक रेयर प्रोसेस है, इसके ऊपर अभी और भी स्टडीज़ चल रही हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, बट आपको ये याद रखना है कि ये जो अगारवुड है इतनी आसानी से नहीं मिलता, इसके लिए इस पेड़ को जो है वो इंजरी करानी पड़ती है, इसीलिए लिखा हुआ है इंजरी ऑफ अगारवुड ट्री, ओके। तो फिर बाकी इस्तेमाल किया जाता है एक्सट्रैक्शन करके और कुछ प्रोसेसिंग वगैरह करके ऑयल और चिप्स वगैरह बनाए जाते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा आपको यहाँ से क्या याद रखना है, तो अगारवुड को जो है वो आप वुड ऑफ गॉड्स कहते हो, ठीक है, ये बात भी आप याद रखना। ये प्रोसेस दी गई है, ये प्रोसेस हमको नहीं पढ़नी, ओके। और इसका जो है वो रिलीजियस भी पर्पज़ यहाँ पर है, अगारवुड को एज अ सेक्रेड जो है वो यहाँ पर माना जाता है, और रिलीजन में इसको जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। वही फ्रेगनेंस वगैरह की बात यहाँ पर निकल करके आ रही है बार बार, ओके। और इसमें अगर हम बात करें तो जितनी भी अगारवुड की स्पीसीज़ हैं, लगभग 19 स्पीसीज़ हमारे पास अगारवुड की यहाँ पर हैं, उनको जो है वो साइट्स की जो कन्वेंशन है उसके अंदर में इंक्लूड किया है, यानी इसका ट्रेड ऐसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मतलब इलीगल तरीके से इसकी ट्रेडिंग यहाँ पर नहीं की जा सकती। और इन 19 में से 9 ऐसे हैं जिनको IUCN ने अपनी रेड लिस्ट के अंदर में भी रखा हुआ है, ओके। यानी कि उन पर जो है वो पोचिंग वगैरह का संकट निकल करके आता है, बट इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। इसका मतलब ये है कि इसके बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस हमें लोगों को फैलानी पड़ेगी, और ताकि इस रिसोर्स का ढंग से इस्तेमाल यहाँ पर हो सके। उसके बाद आगे चलते हैं, लिखा हुआ है फैसिनेटिंग वर्ड ऑफ मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया। ये कुछ टर्म दी गई है, दिस कॉल्ड द मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि नहीं पूछा जाएगा कहीं पर भी, ओके। तो अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया जो हैं वो आपकी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, प्राइमेट लाइफ फॉर्म है। कहते हैं कि जब अर्थ बनी थी तो बैक्टीरिया जो है वो सबसे पहले यहाँ पर बन करके आए थे, ओके। इतने समय पहले से बैक्टीरिया यहाँ पर आ रहे हैं, इतनी सारी स्पीसीज़ बैक्टीरिया की यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको लेकर के चलता हूँ सीधे मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया का मतलब क्या यहाँ पर होता है। इसका जो नाम है वो बेसिकली मैग्नेटोटैक्सिक से निकल करके आया है, और ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपने आप को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस के हिसाब से अलाइन यहाँ पर कर लेते हैं। इनके अंदर में पावर होती है अपने आप को अलाइन करने की और कोऑर्डिनेट करने की अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस के थ्रू, ओके। तो जैसे अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस होंगी उसी तरीके से ये जो है वो आपके यहाँ पर अलाइन यहाँ पर हो जाते हैं, ओके। इनके शरीर के अंदर में कह सकते हैं कि मैग्नेटिक क्रिस्टल पाए जाते हैं जिनको मैग्नेटोसोम्स कहते हैं, ओके। और ये उनकी सेल के रूप में वर्क करती हैं। हमारे शरीर में भी बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो उनके शरीर में ये वाली सेल्स यहाँ पर होती हैं, और एक सेल एक कंपास के रूप में यहाँ पर वर्क करती है। कंपास देखा है ना, जो नॉर्थ साउथ दिखाता है, यानी मैग्नेटिक पोल्स को यहाँ पर दिखाता है, ओके। तो उसी को जो है उस तरीके से ये जो है वो कंपास की तरह वर्क करती हैं सेल्स, और उन्हीं सेल्स के ज़रिए जो है वो आपका ये नॉर्थ साउथ इस तरीके से सेट हो जाते हैं, ओके। तो ये इनका स्पेशल मैकेनिज़्म निकल करके आता है। और जो अर्थ की आयरन साइकिल होती है, जैसे अभी फॉस्फोरस साइकिल पड़ी, ऐसे ही अर्थ की आयरन साइकिल भी होगी, जो मतलब किस तरीके से एटमॉस्फेयर, वाटर और जो आपका अर्थ है मतलब लैंड सिस्टम है उसके अंदर में कैसे आयरन जो है वो मूव हो रहा है, उसमें इन जो बैक्टीरिया हैं, ये वाले मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया, इनका भी योगदान होगा। अब आप समझो कि इनके अंदर में मैग्नेटोसोम्स पाए जा रहे हैं, यानी कि आयरन के कंटेंट भी इनके अंदर में पाए जाएंगे, और वो आयरन जो है वो अर्थ की आयरन साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करता है, ओके। तो
जब ये बैक्टीरिया मरते हैं तो आप देख सकते हो कि ये जो हैं वो आपके डिकम्पोजिशन भी होगा इनका, ओके, और मेराइन सिस्टम में भी जाएंगे ये, तो वहाँ सब में जा कर के रिसाइकलिंग, रीयूज़, ये सब चीज़ें यहाँ पर होंगी, जिसकी वजह से जो है ये अर्थ की एक आयरन साइकिल यहाँ पर क्रिएट करेंगे। मैग्नेटोसोम्स जो होते हैं स्टेबल पार्टिकल होते हैं, अपना इनका स्ट्रक्चर जो है वो रिटेन रखते हैं, और अगर बैक्टीरिया ख़त्म हो गया, सेल ख़त्म हो गई, उसके बाहर भी ये जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हम एक ऐसा बैक्टीरिया देखें, मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया, तो उसका जो वेट होता है उसका 3% वेट जो है वो आयरन होता है। आप समझो, यही तो मैं बता रहा हूँ भाई, वो मैग्नेटोटैक्टिक कह सकते हैं कि मैग्नेटोसोम्स यहाँ पर जो है वो रख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर में आयरन की कंटेंट यहाँ पर होने ही चाहिए, और वो आयरन के कंटेंट जो हैं वो अर्थ के सिस्टम में यहाँ पर मदद करते हैं। लगभग 3% आयरन एक बैक्टीरिया के अंदर में पाया जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आयरन की रिसाइकलिंग के अंदर में, और ये जो मिनरल है उसको एनवायरनमेंट में भी यहाँ पर जो है वो भेजते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ एटमॉस्फेयर नहीं होता, एनवायरनमेंट का मतलब होता है ऑल थ्री, ओके, लाइक मेराइन इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, और एटमॉस्फेरिक सिस्टम है। इन तीनों में जो है वो आयरन जो है वो घूमता रहता है, और इस घूमने को ही आयरन साइक्लिंग कहते हैं। कुल मिला के याद रखना है कि इस आयरन साइक्लिंग में देयर इज समथिंग कॉल्ड मैग्नेटोसोम्स, जो कि मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद आगे चलते हैं, और यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है जिसका नाम है बेड बल्ब टेम्परेचर। आईपीसीसी ने कहा है कि भाई जो टेम्परेचर है वो आपका 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन रखना है, ओके, 1.5 डिग्री से आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन पता चल रहा है भाई टेम्परेचर तो लगातार हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। 2022 में रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज की मार बढ़ रही है, और हीट वेव्स जो हैं उनकी कंडीशन भी यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। तो इन्होंने एक नई टर्म जो है वो यहाँ पर रिलीज़ की, और टर्म का नाम है, आप देखो कि डेली पब्लिक लाइफ में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, टर्म का नाम है बेड बल्ब टेम्परेचर। बेड बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? बेड बल्ब टेम्परेचर बेसिकली ऐसी ह्यूमिडिटी की कंडीशन होती है एयर के अंदर में जो कि एक लिमिट से यहाँ पर बढ़ गई तो इंसान की हेल्थ के लिए ख़राब यहाँ पर हो सकती हैं, ओके। तो टेम्परेचर जो है वो बेसिकली डिफाइन किया गया 35 डिग्री। इन्होंने कहा है कि अगर 35 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर हुआ तो एयर के अंदर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रेस की कंडीशन यहाँ पर आ जाती हैं और ह्यूमन की हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो टेम्परेचर है जिससे आगे हेल्दी पर्सन भी फैटल फील कर सकता है, उस टेम्परेचर को बेड बल्ब टेम्परेचर यहाँ पर कहेंगे, ओके। तो आने वाले समय में बेड बल्ब टेम्परेचर लगातार ही बना रहेगा, और अभी तो कभी कभी आता है, ओके, बट अभी जो है वो लगातार ये सिचुएशन यहाँ पर रहेगी। आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि इफ़ बेड बल्ब टेम्परेचर राइजेस, अगर बेड बल्ब टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लेवल जो हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं 35 डिग्री, और मैंने बताया ह्यूमिडिटी के लेवल भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन बॉडी को ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, ओके, पसीना जो है वो हार्ड हो जाएगा, ओके, ये सब चीज़ें निकल करके आएंगी और वो काफ़ी ख़तरनाक यहाँ पर हो सकता है। तो ये पॉइंट जो है वो आपको बेड बल्ब टेम्परेचर के बारे में याद रखना है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो एक एंटी माइक्रोबियल कोटिंग बनाई गई है एग्रीकल्चर वेस्ट से। एग्रीकल्चर के अंदर आप देखो बाहरी मात्रा में स्टबल वगैरह निकलता है, तो उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं कुछ ऐसा बनाने के लिए। जैसे आप यहाँ पर देखो कि एग्रीकल्चर वेस्ट से क्यू डॉट्स, क्वांटम डॉट्स वगैरह यहाँ पर डेवलप किए गए, और वो जो हैं अप्लाई कर दिए जाते हैं। जैसे ये आपकी पीपी है, ओके, किट है, ओके, इसके ऊपर में इसको अप्लाई कर देते हैं, और जैसे ही वायरस का एक्सपोजर होगा ये एकदम चमकेगा, ओके। तो ये लाइट जो है वो यहाँ पर रिलीज़ करेगा, जिससे पता लग जाएगा कि हाँ मुझे वायरस का एक्सपोजर यहाँ पर हो रहा था, लेकिन अब जो है वो नहीं हो रहा है, ओके। तो ये पीपी किट वगैरह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। पीपी किट के ऊपर इसको अप्लाई कर देते हैं, कोटिंग को कोट अप्लाई कर देते हैं, और वायरस जो है वो उससे टच होकर के मर जाते हैं। ऐसा ही सेम काम जो है वो ये है जिसका नाम है वायरोक्लॉग, और ये भी कुछ नहीं है, एंटी माइक्रोबियल हॉस्पिटल क्लोथिंग रेंज है। ये भी क्लोथ के ऊपर में आप इसको अप्लाई कर दो, और फिर जो है वही सेम काम यहाँ पर निकल करके आएगा जैसा कि अभी एंटी माइक्रोबियल कोटिंग के रूप में निकल करके आया। तो ये पूरी की पूरी साइंस रिपोर्टर मैगजीन जो है वो आप लोगों के सामने कवर हो गई। एक दो इधर उधर के आर्टिकल वो इग्नोर मारे गए क्योंकि वो काम के नहीं हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।